12 मार्च 2022 दिन होगा शनिवार और इस दिन कंपटीशन कम्युनिटी अपने YouTube चैनल पर एक लाइव ओरिएंटेशन क्लास का आयोजन करने जा रहा है जो कि पूरी तरह से फोकस्ड होगा CGPSC एग्जामिनेशन पर। और यह ओरिएंटेशन क्लास शाम को 4 बजे से शुरू होगा और रात को 9 बजे तक चलेगा। और इस ओरिएंटेशन क्लास में आकाश सर भी होंगे, पोखरा सर भी होंगे, हेमंत सर भी होंगे और मैं भी रहूंगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बने। और अगर एक फैमिली इस वीडियो को देख रही है तो आप भी इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा CGPSC एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहता हो और संसाधनों की कमी की वजह से आप उसे बड़े शहर नहीं भेज पा रहे हैं। तो आज के इस 21st सेंचुरी में, आज के इस टाइम पर, अगर आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट है और अगर आपके पास एक मोबाइल है तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक करके एक अधिकारी बन सकते हैं, या फिर आपका बच्चा इस एग्जाम को क्रैक करके अधिकारी बन सकता है। और अगर आप एक एस्पिरेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी फैमिलीज तैयार नहीं हो पा रही है कि आप बाहर जाएं और पढ़ें या फिर घर में बैठकर इस एग्जाम का क्रैक करके, क्योंकि फैमिलीज को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप एक काम करें, अपनी फैमिली को इस ओरिएंटेशन क्लास में साथ में घर में बिठाएं। और हमारा दावा है ये कि अगर आपने ठान रखा है कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है और इस ओरिएंटेशन क्लास के बाद फैमिलीज आपका साथ देंगी, आप बस उन्हें इस ओरिएंटेशन क्लास में बिठा लेना। अगर आपकी फैमिलीज तैयार नहीं हो रही है तो कि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो लोग भी CGPSC एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल पर शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से इंतजार रहेगा और आप जुड़िएगा जरूर। हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी आप सभी के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है जिसमें कि आपको सब्जेक्ट वाइज वीकली आपको करंट अफेयर्स की सेशन मिलेंगे। इसमें कि मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से रहेगा, जिसमें कि हमको वीक में होने वाले सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, फैक्ट्स, डायनेमिक, स्टैटिक अप्रोच को हम कवर करेंगे, जो किस सेक्टर से होगा, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से रहेगा। इसमें आज हम जो कवर करने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा वो सेशन होगा 21 फरवरी से लेकर आपके 5 मार्च तक रहेगा, जो थोड़ा सा ज्यादा है। एक वीक से हम ज्यादा का पीरियड ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन है। ठीक है, तो यहां पे हमको समझना है कि वीक में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली आपके एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो वो डायनेमिक होगा जो प्योर आपका फैक्चुअल पार्ट हो सकता है, डेटा वाला हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा होता है स्टैटिक पार्ट, जिसमें कि आपको लगता है कि वो किसी बुक से, किसी सब्जेक्ट से स्टैटिक कंटेंट को डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। काफी हद तक ये सही भी होता है, लेकिन वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछने के पीछे भी एक रीजन होता है। वो किसी न किसी कारण से उस साल या उस तत्कालीन मंथ में क्या होता है, न्यूज में होता है, और उसका फैक्चुअल पार्ट आपको प्योर करंट अफेयर्स में पूछेगा डायनेमिक फॉर्म में, और उससे रिलेटेड फैक्ट जो होता है वो स्टैटिक में पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम समिट हुआ था। अब 1972 से अभी वर्ष 2022, आज 9 मार्च 2022 है, तो 9 मार्च 2022 के केस में हम क्या देखते हैं कि यहां पे देखिए क्या है, पहला कि 1972 से लेके 2022 को अगर हम देखेंगे तो ठीक कितना का डिफरेंस मिल रहा है आपको, 50 इयर्स का डिफरेंस मिल रहा है। तो 50 इयर्स का डिफरेंस मतलब वर्ष 2022 में स्टॉकहोम समिट के ठीक 50 साल पूरे हो रहे हैं। और यहां पे इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछ देगा कि स्टॉकहोम समिट क्या है, तो आपको लगेगा कि ये तो प्योर स्टैटिक पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये डायनेमिक होता है। वैसे ही बहुत सारे फैक्ट आएंगे, बहुत सारे न्यूज में रहने वाले ऐसे स्टैटिक पार्ट का डायनेमिक अप्रोच भी हम देखेंगे और उसका स्टैटिक अप्रोच भी देखेंगे। और हमारा जो सेक्टर रहेगा वो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से रहेगा। आई होप ये बातें सभी को क्लियर हो गई। तो हम देखते हैं कि 21 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो आपकी एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है और वहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले स्टार्ट करें सेशन को, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट
सीजीपीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव मेंस क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे। सीजीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, तो आप अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये आपके लिए बड़ा एक सुनहरा अवसर है। दूसरा, अगर आपको अपने आप को परखना है तो आप राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मोड पे होगा, जिसमें कि 10 डेज के भीतर ही आपको आपके टेस्ट पेपर का 2 बार मूल्यांकन करके आपको टेस्ट पेपर वापस आपको रिटर्न किया जाएगा विद प्रॉपर फीडबैक कि आप मिस्टेक कहां किए थे और कहां पे आपने अच्छा काम किया है, समथिंग लाइक दैट। क्लियर हो गया? तो ये टेस्ट चल रहा है। आप अधिक जानकारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कंपटीशन कमेटी का, जिसमें कि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सेशन, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देखिए यहां पे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। हम यहां पे हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इस अमृत महोत्सव के समय में हम विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और एक वीक है 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी को यह राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के रूप में यहां मनाया गया। और यहां पे खास बात हमको समझना है कि 28 फरवरी का वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे आपको ये पूछ देगा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ये क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के रूप में 22 से लेकर 28 जो है फरवरी को ये मनाया गया। ये इसका डायनेमिक अप्रोच हो गया, लेकिन इसका स्टैटिक अप्रोच क्या हो गया। यहां पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फेब को मनाया जाता है। किनकी याद में? सर सीवी रमन सर की याद में। तो सीवी रमन सर कौन है? भारत में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय हैं। पहले इन जनरली पूछा जाए नोबेल प्राइज फर्स्ट टाइम सबसे पहले किनको मिला था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, आप सभी को पता है। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? सीवी रमन सर को मिला था, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, तो ये बातें आप सभी को क्लियर हो गई। तो ये है आपका इसका स्टैटिक अप्रोच। तो 2 महत्वपूर्ण बात हमने समझा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। किनकी याद में? सीवी रमन सर की याद में, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए, इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न के बारे में जानते होंगे, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। और 1954 को जो है रमन सर को, सीवी रमन सर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां पे जो राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह जो मनाया गया था, इसमें विज्ञान सर्वत्र पूज्यते वाला जो प्रदर्शनी हुआ था, इसका जो थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 1987 में मनाया गया था, 1987 में मनाया गया था। तो ये सभी बातें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्टैटिक, डायनेमिक सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि सभी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स को आप सभी नोट्स के साथ, सभी कंटेंट का नोट्स बनाते चलें, उसको रिवाइज करते चलें। कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट सोर्सेस और सभी वो इंपॉर्टेंट सोर्सेस से आपके लिए ये कंटेंट लेकर आए हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस करने का मौका मिले और आप सेलेक्ट हो सकें। दूसरा देखिए, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट है, गिर वनों में री इंट्रोड्यूस किए गए भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक ऐसा बर्ड है जिसकी 9 वैरायटी भारत में मिलती है। अब यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है इसे देखिए, इसका डायनेमिक अप्रोच क्या है, इसका स्टैटिक अप्रोच क्या है। तो इसका डायनेमिक अप्रोच सबसे पहले देखते हैं कि गिर वन कहां पे है? गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट जो है हम देखते हैं कि वहां पे लायन, ठीक है, लायन के लिए वो फेमस है। और यहां पे देखते क्या है कि इसमें एक खास बात है, इस गिर वन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 20 भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, तो यहां पे देखिए 20 भारतीय ग्रे हॉर्नबिल को जो है वहां पे जंगलों में क्या है री इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब वहां पे छोड़ा गया है।
अब यहां पे ध्यान देंगे, ये ग्रे हॉर्नबिल का जो है हम 9 वैरायटी देखते हैं भारत में, और इनकी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात देखते हैं कि ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन या बीज प्रकीर्णन और में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहां पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो इसको मैं दोनों बताऊंगा। ये है सहजीविता का उदाहरण है, ठीक है। क्यों सहजीविता का उदाहरण है अभी हम समझेंगे, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं तो पहले ये फैक्ट को समझ लेते हैं कि ये जो ग्रे हॉर्नबिल है लास्ट टाइम 1936 में गिर में देखा गया था। दैट मीन्स कि ये IUCN की रेड डेटा लिस्ट में है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऐसे वर्ल्ड में फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसे लिस्ट को मेंटेन करता है जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी है, डेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना, लीस्ट कंसर्न एंड बहुत सारे उसकी कैटेगरी होते हैं। तो इसमें ये देखा रेड लिस्ट में ये लिस्टेड है, मतलब यहां पे है ना लीस्ट कंसर्न में ये था। अब यहां पे देखते क्या है कि 1980 में पहली बार एक बार कोशिश किया गया था इसको री इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उस समय ये क्या है, फेल हो गया था। ये क्या हो गया, फेल हो गया था। तो अभी 2022 में इसे सेकेंड टाइम में री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये इनका नाम क्या है, ग्रे हॉर्नबिल का नाम है ओसाइसेरस बिरोस्ट्रिस। ये नाम हो सके आपको ना पूछे, लेकिन इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि पहला तो ये याद रखें कि गिर फॉरेस्ट हॉर्नबिल के लिए उत्कृष्ट आवास क्षेत्र, एक नेचुरल हैबिटाट है जो वहां पे पहले मिलता था। अब इनकी खास बात, ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला जो लिंक है सहजीविता वाला, ये क्या करते हैं, जनरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही ज्यादातर ये मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट देखिए, वेस्टर्न घाट को देखते हैं तो ऊपर गुजरात से लेके नीचे आपके तमिलनाडु श्रीलंका क्षेत्र तक है, वो पूरा कंप्लीट वेस्टर्न घाट कहलाता है जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। और भी दूसरे फॉरेस्ट मिलेंगे लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो मिलते ही हैं, उष्णकटिबंधीय वन। और वैसे ही उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहां मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न हिमालय में मिलता है। तो यहां पे देखिए कि जो 9 वैरायटी है तो ये ग्रे हॉर्नबिल गिर क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहां पे इन हॉर्नबिल की सबसे खास बात, ये क्या करते हैं, बड़े ऐसे ट्री, देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है मतलब वहां सनलाइट ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो वहां पे बड़े बड़े ट्री बनेगा क्योंकि ज्यादा वस्कुलर प्लांट बनेंगे, क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशन है किसी भी ट्री को ग्रो करने के लिए। तो बड़े बड़े स्टेम वाले, बड़े बड़े तने वाले, बहुत हाइटेड वाले ट्री मिलते हैं, और वैसे ही बड़े हाइटेड ट्री पे ये अपना घोंसला बनाते हैं। और खास बात ये है, बीज प्रकीर्णन का मतलब ये है उनके फ्रूट्स को खाते हैं और सीड को क्या करते हैं, फैला देते हैं, उस एरिया में फैला देते हैं। तो उस एरिया में फैल गया तो अब जब भी वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या है, ग्रो करने लगेगा वो सीड, और फिर से बड़ा ट्री ग्रो करेगा, बड़ा ट्री करेगा तो फिर से ये घोंसला बनाएगा। तो उस ट्री को क्या है, जर्मिनेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही हॉर्नबिल। और उस ट्री में कौन डिपेंड है, घोंसला कौन बना रहा है, यही हॉर्नबिल। तो दोनों में एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशन दिख गया, ये है सहजीविता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, ये सीड जो है डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ ये रिलेशन बनाता है, तो इसे याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्वदेशी वैक्सीन, नेक्स्ट जो कंटेंट है आप देखेंगे, इंडिजिनस वैक्सीन कॉर्बीवैक्स को मंजूरी दी गई है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली बच्चों के लिए 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये कॉर्बीवैक्स जो है वैक्सीन जो है फाइनली इसको दिया गया है आपातकालीन उपयोग के लिए, इमरजेंसी यूसेज के लिए। कौन बनाया है, हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित इंडिजिनस वैक्सीन है। ये आप देख रहे हैं इंडिजिनस वैक्सीन। अब यहां पे क्या होता है कि कोई भी, यहां पे हम किसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं, कोविड के लिए। तो कोरोना वायरस या कोविड-19 का एक्चुअल में उस वायरस का क्या नाम है बता सकते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम SARS-CoV-2। ये क्या नाम है, कोरोना वायरस का नाम है। तो कोरोना वायरस का क्या नाम है, SARS-CoV-2। ये इसका स्टैटिक पार्ट हो गया। अब कोई भी वैक्सीन क्या हो सकती है, या तो मैसेंजर आरएनए वाली वैक्सीन हो सकती है, ठीक है, या फिर वायरल वेक्टर वैक्सीन हो सकती है, वायरल वेक्टर वैक्सीन हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, वैक्सीन कौन कौन से प्रकार के होते हैं,
ठीक है, अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वायरल वेक्टर वैक्सीन हो सकती है, एक हो सकती है निष्क्रिय वैक्सीन हो सकती है, जिसमें वायरस को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में डाला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन एग्जाम्पल किसका है, निष्क्रिय वैक्सीन वाला है, जिसमें वायरस को पूरी तरह से इनएक्टिव फॉर्म में जो है बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, फिर जब बाहर से कोरोना वायरस अटैक करेगा तो उसका जो है एंटीबॉडी बनेगा और फाइनली हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। मैसेंजर आरएनए का आप क्या देखते हैं, फाइजर है और क्या है, मॉडर्ना है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं। वैसे वायरल वेक्टर में यहां पे देखते क्या है कि यहां पे इसका जो है दैट इज कोविशील्ड, ठीक है, और दैट इज स्पुतनिक। ठीक है, ये स्पुतनिक दूसरा नाम है। तो यहां पे यह है क्या है, ये कौन सा प्रकार का वैक्सीन है, ये है आपका स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन। स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन एक्चुअल में कोई भी जो वायरस होता है उसके जो है बॉडी में ऊपर में क्या है, स्पाइक प्रोटीन होता है। जब स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, किसी की बॉडी में घुसने के लिए हेल्प करता है। अब स्पाइक प्रोटीन भी घुस गया और वायरस का रिमेनिंग बॉडी पार्ट भी घुस गया तो वो फिर डेंजरस होता है, आपको कोविड हो जाता है। लेकिन केवल स्पाइक प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में घुस गया तो उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो ये स्पाइक प्रोटीन को यूज करते हुए बॉडी में इंजेक्ट होता है, फिर जब कोविड वायरस जो अटैक करता है फिर एंटीबॉडी बनाता है। तो बस इतना याद रखें, ये अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्वदेशी वैक्सीन कॉर्बेवैक्स कितना है, स्पाइक प्रोटीन को यूज कर किया जाने वाला वैक्सीन है, जिसमें कि इंजेक्ट करने के बाद एंटीबॉडी फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला कि भारत में चीतों की वापसी। चीता और तेंदुआ दिखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन यहां पे दोनों में डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुनिए इसका डायनेमिक पार्ट कि भारत में एशियाटिक चीता पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। ठीक है, भारत में, ग्लोबल वाइज नहीं कह रहा हूं, भारत में एशियाटिक चीता विलुप्त हो गया है। अब एशियाटिक है तो ग्लोबल वर्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि एशियन रीजन पे ही बात होगी। तो एशियाटिक चीता भारत क्षेत्र में विलुप्त है, एक्सटिंक्ट हो गया है। तो 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हो रही है प्रोजेक्ट चीता के तहत, जिसमें भारत सरकार 2 कंट्री नामीबिया और साउथ अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट किया है और वहां से चीता की फिर से एंट्री कर रहा है। तो आप सोच रहे होंगे भाई वो तो छत्तीसगढ़ में बारनवा में मिलता है, तो वो चीता नहीं है, वो तेंदुआ है। ऐसे आपको दूसरे अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन वो तेंदुआ है, चीता नहीं है। याद रखना, चीता और तेंदुआ में ये डिफरेंस समझिए। चीता में देखिए ये जो धारी नुमा, ये इस प्रकार लाइक आंख से आंसू निकलने टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे सिमिलर टाइप के ब्लैक ऐसे डार्क वाले ग्रे यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइंस दिख रहा है। लेकिन कभी भी तेंदुआ में ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, ये पहचान है, आप याद रख लेना। चीता के बारे में क्या कहते हैं, दिस इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑफ दिस प्लैनेट। सबसे तेज जंतु क्या है, जानवर कौन सा है, ये है चीता। ठीक है, चीता है। और तेंदुआ जो है, तेंदुआ तो तैर भी लेता है, पेड़ों में चढ़ भी लेता है और इसकी स्पीड कम होती है। जैसे इसमें हम देखते हैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। विद इन 3 सेकेंड ये 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, विद इन 3 सेकेंड। ठीक है, ये खास बात याद रखें। तो यहां पे पूछा क्या है, कहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पे है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन से, दोनों के बॉर्डर इसमें जुड़ते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि कूनो नेशनल पार्क पूछा जाए तो आपको मध्य प्रदेश को टिक करना है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं, 106 है। ठीक है, 106 है। और लेटेस्ट 3 जो आपका नेशनल पार्क इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन कौन सा है, वहां पे याद रखें 104, 105, 106। ठीक है, क्या है, कूनो नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई और तीसरा क्या नाम है, दैट इज रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। तो आपको पूछा जाए ये दोनों कहां पे, आसाम में है, ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपकी खास बात है कि आपके कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये देखो, ये न्यूज में है। कूनो आपको पूछ देगा कूनो नेशनल पार्क कब को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो आप सोचेंगे कि नेशनल पार्क का किसी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पिक करके आपको दिया गया है, लेकिन वो न्यूज में है, इसीलिए वो स्टैटिक पार्ट को आपके लिए एग्जाम में लेकर आया है। ठीक है, तो ये बातें सभी को क्लियर हो गई। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं हम
दैट इज भारत में पहली बार ओशन समिट किया गया, ओशन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया, फर्स्ट टाइम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने सबसे पहले इसकी जो है मेजबानी की है। और ये क्या है, बाइनियल द्विवार्षिक एक प्रोग्राम है जिसमें कि वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं द्वारा यह सम्मेलन किया गया है। तो भारत में फर्स्ट टाइम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन इसकी थीम थी 21 से लेकर 24 फरवरी के बीच में। और इसमें क्या है, मेन जो टॉपिक जो डिस्कस किया गया, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ओशन पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक, मौसम की जो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर, ठीक है, और कोस्टल जो है इरोजन जैसे मुद्दों पर बात की गई है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है, इसलिए यहां पे याद रखें। नेक्स्ट, दीपक धर बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। तो बोल्ट्जमान क्या कौन है, एक ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट हैं। और देखिए ये बोल्ट्जमान जो पदक है, अवार्ड जो मिलता है, मेडल जो मिल रहा है, ये ऐसे साइंटिस्ट को दिया जाता है जो कभी भी इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। नोबेल प्राइज नहीं मिला, उन्हीं को केवल दिया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये बोल्ट्जमान जो है पदक है, एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कमिटी है जो सिर्फ फिजिक्स को लेकर बनी है, वो है इसी बोल्ट्जमान कमिटी बनी है, जिसमें कि ये जो है पदक मिलता है, जिसमें दीपक धर को पहली बार किसी भारतीय को मिला है। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, सांख्यिकी भौतिकी। तो सांख्यिकी भौतिकी का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के सेक्टर में उसका फिजिक्स के साथ इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है कि इनमें की उनकी योगदान का जो प्रतिष्ठित जो बोल्ट्जमान प्राइज मिला है वो क्या, किसके द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। ये 1922 में ही स्टैब्लिश हो गया था, बहुत पहले, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन वो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखेंगे इनको जो है बोल्ट्जमान प्राइज जो है मेडल मिला है, ठीक है, दीपक धर को। तो ये दीपक धर साहब हैं, ठीक है। अभी इनकी जो है सर्विसेज मिल भी रही है हमको, तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे देखो, प्रकृति और हमारी पारस्परिक निर्भरता के प्रति संवेदनशील होकर वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित दिवस है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने, उसके वर्ल्ड वाइड फंड ने 2013 से ही 3 मार्च को प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है मनाया गया है, मतलब स्टार्ट वहीं से हुआ है। अब इसकी खास बात याद रखेंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड WWF, ठीक है, WWF क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 3 मार्च का जो डेट है, एक्चुअल में एक कन्वेंशन के बारे में आप सुने होंगे, उसे कहते हैं CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। आई रिपीट, CITES का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, PSC में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो CITES का फुल फॉर्म आपको कन्वेंशन में पढ़ते हैं कि मेजर इन्वायरमेंटल कन्वेंशन में CITES का हम पढ़ते हैं। तो ये इसका जो है 1973 को पहली बार क्या है, इसे लाइक कहना चाहिए 3 मार्च 1973 को इसे क्या किया गया था, इस CITES कन्वेंशन का यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, इसे वॉशिंगटन समिट भी कह देते हैं। और इसकी खास बात कि यहाँ पे जितने भी इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना है, पौधे जंतु वगैरह हैं, इनका इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए ये ट्रीटी या संधि हुआ था। तो वो इसी डेट को हुआ था, 3 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। अब इसकी खास रिपीट कर देता हूं फुल फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। एक्चुअल में फंक्शनल कब हुआ, ये जो ट्रीटी हुआ था वो 1976 में। ये इसमें जितने भी जो ट्रीटीज में लाइक रिकमेंडेशंस थे, जो रूल्स बने हुए थे, वो इंप्लीमेंट होना 1976 से स्टार्ट हुआ। क्लियर हो गया। तो ये इसका स्टैटिक पार्ट हो गया।
अब यहां पे ध्यान देंगे कि यूनाइटेड नेशन पर्यावरण सभा के द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट जो है असेंबली के 5वें सत्र का आयोजन 28 से लेकर 2 मार्च तक केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया था। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी में है। तो इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे अभी। तो भारत की ओर से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसमें शामिल हुए थे। और पर्यावरण को बचाने और संरक्षण के लिए ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच है। ठीक है, अब यहां पे यूएनईपी से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं भाई। सबसे पहले याद रखेंगे कि 5 जून 1972 को कौन सा समिट हुआ था? स्टॉकहोम समिट हुआ था। स्टॉकहोम समिट हुआ था और स्टॉकहोम समिट होने के ठीक 50 साल बाद यानी कि वर्ष 2022 में यहाँ पे ये जो है आयोजन हो रहा है। बहुत सारे इस प्रकार की कहना चाहिए इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे यूएनईपी से रिलेटेड याद रखें कि इसके पहली बात क्या है? 50 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। 50 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो पूछी जाएंगी। तो याद रखेंगे 50 ईयर्स। अब यहां से इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं यूएनईपी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी में है। तो देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि 1972 में क्या है? स्टॉकहोम समिट हुआ था। उसके ठीक 10 वर्ष बाद क्या है? यहां पे नैरोबी समिट आपको पूछ दिया जाए तो 1972 से ठीक 10 वर्ष जोड़ दो तो 1982 में क्या हुआ था? ये नैरोबी समिट हुआ था। ये बातें याद रख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है। वो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट या दस्तावेज। देखिए यहां पे 4 टाइप के डॉक्यूमेंट रिलीज करता है यूएनईपी। पहला एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट और द राइज ऑफ एनवायरनमेंट क्राइम। ये इंटरपोल की मदद से ये क्या है? रिलीज करता है, ये लास्ट वन। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? अलग से आप बिफोर एग्जाम इसे रटते रहते, लेकिन यहां पे इसका एंगल ही समझ जाइए कि यूएनईपी न्यूज में है तो उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसमें देखते हैं कि इसके जो है 1972 में इसका फाउंडेशन हुआ था। अब उसमें देखते क्या है कि नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। 50 इयर्स पूरे हो चुके हैं, है ना। 193 मेंबर्स हैं और उसमें जो है डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। तो अब ये बातें क्लियर हो गई आप सभी को। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इंडिजिनस कवच प्रणाली सिस्टम का जो है ये सक्सेसफुली टेस्टिंग हुआ था। ये क्या है? ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा को बढ़ाने देने के लिए एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब 2 ट्रेन, एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से आए तो ये दोनों का कोलिजन होगा, है ना, टक्कर होगा, तो इसे रोकने के लिए कवच सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है सबसे पहले, है ना। साउथ दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में गुल्लागुड़ा से लेके चिट्टीगुड़ा स्टेशन के बीच में ये कवच का टेस्टिंग किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है ऐसा, चूंकि इंडिजिनस है इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का अपना पहला ऐसा टेस्टिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ये सक्सेसफुल रहा था, जिसमें 2 इंजन को तेज गति से आमने सामने लाया गया। तो 380 मीटर पहले ही क्या है? ऑटोमेटिक ये ब्रेकिंग सिस्टम लगा के क्या है? रुक गया। तो इसका फायदा क्या होगा? कभी कभार ऐसा होगा कि ड्राइवर मान लो सही टाइम पे उसे नहीं देख पाया, ऑब्जर्व नहीं कर पाया और ब्रेक को नहीं दबा पाया, तो ये क्या है? ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें कि हमने देखा कि 380 मीटर्स पहले ही ये 2 ट्रेन जा रही थी तो 380 मीटर्स पहले ही ये रुक गई। तो ये आने वाले समय में भारत में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा रिवॉल्यूशनरी होने वाला है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका दायरा बढ़ाया है। अब वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो देखते हैं कि रेल मिनिस्टर कौन है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव द्वारा ये क्या है? कवच प्रणाली का टेस्टिंग और उसका निरीक्षण किया गया था, ठीक है, जो काफी सक्सेसफुल रहा था। फ्यूचर में हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है,
ठीक है। और दूसरी बात, इसे बनाया कौन है, तो इसे बनाया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO के द्वारा। इसका फाउंडेशन ईयर 1954 है, याद रख लें। ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करती है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। ये बातें सभी क्लियर हो गई। आगे देखते हैं हम, ये है अभी रशिया यूक्रेन के दौरान, युद्ध वॉर के दौरान, ये जो है न्यूज में है, वैक्यूम बम फादर ऑफ बम। देखो अक्सर हम देखते हैं कि दो ऐसे पोल्स हैं, एक है यूएसएसआर का पोल जो रूस अब बन चुका है, और दूसरा पोल देखते हैं हम यूएसए। तो यूएसए ने मदर ऑफ ऑल बम बनाया, तो रशिया ने क्या बना दिया, फादर ऑफ ऑल बम बना दिया। वो क्या करता है कि ये सीधा क्या है, सबसे पहला ये इसमें न्यूक्लियर बम नहीं है, तो न्यूक्लियर बम होता तो फिर जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन हो जाता। जेनेवा कन्वेंशन क्या है, जिसमें कि हानिकारक ऐसे केमिकल्स, न्यूक्लियर चीजों को हम मतलब उसको रोकने के लिए वो एक ट्रीटी है, प्रोहिबिटेड ट्रीटी है, उसे यूज नहीं कर सकते। अगर किए तो जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे बैन या प्रतिबंध लग जाएंगे। तो यहां पे देखिए क्या है कि रूस के द्वारा, उसके द्वारा विकसित एक बहुत ही लीथल बम, इसे ATBIP कहते हैं, एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर कहा जाता है। इंक्रीज पावर मतलब बहुत ज्यादा ये पावर जनरेट करता है। ये कैसा थर्मोबैरिक है, हथियार है, जो क्या करता है, जैसे एटमॉस्फेयर में गैस है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कारण हम सब सरवाइव कर पाते हैं। अब सोचिए इस एटमॉस्फेयर में है ना कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, और कितना परसेंट होता है, 21% क्या है, ऑक्सीजन होता है। अब सोचिए ये 21 को मैं घटा के 10 कर दूं, 5 कर दूं, तो क्या है, सभी को जो है घुटन महसूस होगी, या सभी को प्रॉब्लम होगी। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सभी वहां पे फ्लोरा फौना को दिक्कत होने वाली होती है। तो देख लेते हैं कुछ बातें कि ये जो थर्मोबैरिक बॉम्ब है, हथियार है, इसे एरोसल बॉम्ब, वैक्यूम बॉम्ब या फ्यूज एयर एक्सप्लोसिव बम भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूज में है, कहा जा रहा है कि रशिया ने यूक्रेन में इसे यूज किया हुआ है। ठीक है, बट यहां पे इसके बारे में हम बातें समझते हैं, कुछ और बातें जो आपके लिए इस वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये लीथल बम क्या है, 44 टन TNT। TNT का मतलब क्या है, एक्सप्लोसिव है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोटोल्विन। ट्राई नाइट्रोटोल्विन ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो TNT जो बहुत घातक एक्सप्लोसिव है, RDX से भी ज्यादा है, तो ये 44 टन TNT के बराबर इतना एक्सप्लोसिव करेगा, घातक है। और ये मैंने बताया कि ऑक्सीजन को सोख देता है और जमीन के ऊपर धमाका करता है, और यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और सुपरसोनिक की स्पीड बताइए, 3 स्पीड होती है अगर देखा जाए मोटा मोटा। एक है सबसोनिक, ठीक है, ध्वनि की स्पीड से कंपेयर कर दिया जाता है, इसमें 1 मैक को हम वहां पे कंपेयर करते हैं, तो मैक को कंपेयर अगर हम करें तो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक होता है। 1 से कम हो, 1 से कम अगर इसकी स्पीड हो, 1 मैक से कम हो स्पीड, तो सबसोनिक। लेकिन यहां पे देखते हैं 3 से 5 मैक के बीच में हो तो वो क्या होती है, सुपरसोनिक इसकी स्पीड, और हाइपरसोनिक 5 से ज्यादा हो तो क्या है, हाइपरसोनिक। तो हमने क्या है, ये पॉइंट को भी समझ लिया, यही एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। सुपरसोनिक का मतलब क्या है, TNT का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछ चुका है। तो ये बातें थी आपको जो आज के करंट अफेयर्स में मुझे बताना था। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फील्ड से होगा। इस टॉपिक में या इस सेशन के दौरान किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।